हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यानी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखिए तथा इसको परिपथ आरेख आरेख बनाकर समझाएं। यानी स्टेट द किरचॉफ्स लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन देम विद सर्किट डायग्राम। यानी आपको क्या करना है, आपको किरचॉफ का नियम जो है वो बताने हैं। ठीक है, आप जानते हैं दो नियम होते हैं, तो आपको उनका स्टेटमेंट लिखना है और परिपथ आरेख के माध्यम से आपको इसे समझाना भी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम पहले नियम को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला नियम यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे आपको यह दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास क्या है, एक जंक्शन है। ठीक, एक जंक्शन है और इस जंक्शन में क्या है, आपकी जो है कुछ करंट आ रही है और कुछ करंट यहाँ पे जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं I1 करंट इस, तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, किरचॉफ का जो पहला नियम है जिसे हम किरचॉफ का करंट लॉ यानी धारा नियम, धारा का नियम भी हम कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक नोड है, ठीक है, हमारे पास एक नोड है और यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट, कुछ करंट आ रही है, कुछ करंट जा रही है। तो यहाँ पे जो किरचॉफ का पहला नियम है वो हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं और ये कहता है कि जितनी करंट आपकी आती है उतनी ही यहाँ से बाहर जाए। यानी अगर हम दोनों का जो है सम ले, दोनों का एल्जेब्रिक सम ले, बीजगणितीय जो है इनका योग ले, तो क्या होगा, आपका 0 है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं I1, I2, I3 करंट जो है ये क्या कर रही है, एंटर कर रही है नोड में। वहीं I5 और I4 नोड से बाहर जाए। तो यहाँ पे जो ये नियम है वो यही कहता है कि जितनी एंटर करेगी करंट, कि जितनी करंट आएगी उतनी ही आपकी जाएगी, यानी सबका सम 0 हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 और माइनस I5 इक्वल्स टू 0। या आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I। तो ये यहाँ पे ये आपका इस तरीके से, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट वाइज इसे समझ लेते हैं। इस तरीके से आपको पहला नियम लिखना है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, total current entering a junction or a node is equals to the charge leaving the node as no charge is lost। यानी ये नियम क्या कहता है, यह नियम यह कहता है कि जितना चार्ज या जितना करंट एंटर करेगा उतना ही बाहर आएगा। यानी यहाँ पर इस जंक्शन में किसी भी प्रकार का चार्ज का या आवेश का लॉस नहीं होगा। हिंदी में हम देख लेते हैं, हिंदी में आप इसे किस तरीके से लिखेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इन हिंदी, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है, और आप इस डायग्राम को भी ड्रॉ करें, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम। और ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी लूप है, आपके पास कोई भी लूप है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका वोल्टेज होगा उसका सम जो होगा वो 0 होगा। यानी किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी जो है पाश में क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हर एक जो है हर एक जगह, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इन सब में वो बराबर होगा 0। या आप कह सकते हैं कि समेशन ऑफ आई आर जो होगा वो बराबर होगा 0 के। या आप कह सकते हैं कि समेशन ऑफ वी होगा बराबर। तो ये आपका सेकंड जो दूसरा नियम है वो कहता है कि जो आपका सम होगा, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अराउंड द लूप इज इक्वल्स टू 0। यानी
जितना भी वोल्टेज इस लूप में ड्रॉप होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी VAB, ठीक है, VAB आपका ये हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज VBC ये वाला, VCD ये वाला, और VDA ये क्या है, इन सब का सम क्या है, 0 के बराबर है। अब हम देख लेते हैं आप इसे किस तरीके, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द वोल्टेज अराउंड अ लूप equals the sum of every voltage drop in the same loop for any closed network is equals to 0। यानी क्या कहा गया है, जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो वोल्टेज है इस लूप में, किसी भी आपका लूप है जो कि क्लोज लूप है, वहां पर उस वोल्टेज का जितना भी वोल्टेज है उनका सब सम होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है 0। तो ये किसमें होता है, आपका क्लोज लूप में। वहीं अगर हम बात करें जंक्शन लॉ की, तो ये आपका ओपन और क्लोज दोनों सर्किट में हो सकता है, ठीक है। और आपका जो सेकंड नियम है ये आपके क्लोज लूप में होता है, यानी आपका जो पास होना चाहिए बंद हो। हिंदी में देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार परिपथ में प्रत्येक बंद पाश या लूप के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग इस पाश या लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल्स टू, ठीक है, समेशन, या आप इसे लिख सकते हैं, ये भी आपका किसे दर्शाता है, आपका जो है वोल्टेज को दर्शाता है, ठीक है। तो ये बराबर होगा जो आपका ई है, ये भी वोल्टेज को दर्शाता है, यानी इनका सम आप कह सकते हैं कि 0 होता है। इसे अगर हम कैपिटल वी माने, इसे अगर आप V1 मान लीजिए, ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है, इनका जो अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है, ठीक है। और आप इसे ड्रॉप, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो आपका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये आपका क्लोज लूप है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये दो आपकी बैटरी है E1 और E2, आपके प्रतिरोधक है R1 R2 और R3, वो कुछ इस तरीके से लगे। हम इसे नाम दे देते हैं A B C D E और F, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लूप हो गया है, पूरा पास हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पहले पास की बात करते हैं, कि पहले पास की बात करते हैं, यानी पास A B E F की बात करते हैं। यहाँ पे आप जो है सबसे पहले आप जो है यहाँ से इधर से हम इधर से चलना शुरू करते हैं, इस तरीके से आप चलेंगे। अब यहाँ से हम चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी E1 है, यहाँ से आपकी I1 धारा निकल रही है, और E2 से आपकी कौन सी धारा निकल रही है, I1, E2 से I2, ठीक है, E1 से I1 और E2 से I2। और आप ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, धन टर्मिनल होता है, वहीं से आपकी धारा निकलती है। फिर ये बी में दोनों क्या करती है, मिल जाती है, तो जो आपके ये है यानी R रेजिस्टेंस है, यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 प्लस I2। अब यहाँ पे आके जो R2 से धारा प्रवाहित हो रही है वो आपके I2 है, और ऊपर R1 से I1 धारा प्रवाहित। पहले हम इस पाश की बात करते हैं, इसमें अगर हम जो नियम है उसे लगाएं तो ये होगा आपका, आप लिखेंगे, यहाँ से हम चल रहे हैं तो पहले हमारा पॉजिटिव आया टर्मिनल, फिर नेगेटिव, यहाँ पे जाएगा E2 प्लस, अब यहाँ चलेंगे प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, हमारी दिशा किधर है, इधर की ओर है, तो यहाँ पे जो आई आर आएगा, ठीक है, यहाँ से I2 करंट फ्लो हो रहा है और इंटू आर, तो ये आपका नेगेटिव में होगा। क्यों, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं और करंट की दिशा इधर विपरीत है, तो आप लिखेंगे माइनस I2 R2, फिर आप लिखेंगे, आप चलेंगे, अब आप I1 को देख सकते हैं, I1 किससे फ्लो कर रहा है, R1 से, और हमारी दिशा भी यही है, तो यानी करंट और हमारी दिशा सेम है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में I1 R1। फिर हम जाएंगे यहाँ E1 में हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा जो EMF होगा, विद्युत वाहक बल जो हम E लेंगे,
वोल्टेज लेंगे वो नेगेटिव में, यानी माइनस E1 बराबर 0। इसे आप अगर आप इसे शॉर्ट करते हैं या इसे ठीक करते हैं तो आपके पास हो जाएगा, आप इसे इधर ले आएंगे इन दोनों को, तो E1 प्लस यहाँ पे इसे आप लेफ्ट में रहने देंगे, ठीक है, या एक तरफ रख देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा E1 और E2 हम एक तरफ रख देते हैं, E1 माइनस E2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस I2 R2, पहले I1 R1 माइनस R2 I2 R2, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, यानी E1 माइनस E2 बराबर I1 R1 माइनस I2 R2, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा लूप लेंगे, दूसरा कौन सा लूप लेंगे आप, ये वाला BCD, ठीक है, तो आप लिखेंगे पाश BC, बंद पाश BCDE में, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी तरीके से यहाँ पे लूप बनाते हैं, इस तरीके से चलते हैं, तो यहाँ पे हम चल रहे हैं, तो आप जो है यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे क्या है आपके पास, जो करंट है, करंट की दिशा और आपकी दिशा सेम है इधर की तरफ, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो वोल्टेज होगा I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है, I1 प्लस I2 इंटू R3, फिर आप आगे चलेंगे R2 रेजिस्टेंस में, तो ये I2 R2 हो जाएगा, और डायरेक्शन करंट की क्या है, वही है जो आपकी है, तो प्लस I2 R2 लिखेंगे आप, प्लस I2 R2। अब जैसे ही आप यहाँ बैटरी में जाएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी माइनस E2 आ जाएगा, माइनस E2 बराबर 0, इसे आप फिर शॉर्ट करेंगे तो ये होगा आपका E2 बराबर I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R, ये ऐसे नोट करेंगे। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एटम में, इसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको निकालना है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है, लेट अस कंसीडर एन एटम। अब इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर की ओर, ठीक है, और करंट की दिशा होगी आपकी इधर की ओर, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, तो आप लिखेंगे, ये पहले से ड्रॉ करेंगे, तो आप लिखेंगे माना कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर और v वेग से तथा r त्रिज्या में चक्कर लगाता है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल
टी है तो इसके कारण आई धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई बराबर होगा आपका Q अपॉन टी। नोट करेंगे इसे, धारा जो है वो बराबर होगी Q अपॉन टी। Q क्या है, चार्ज यानी आवेश, और क्या है, Q बराबर है आपका E के। ठीक है, हम E के बराबर मान रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये E अपॉन टी। कैपिटल लिया है, कैपिटल टी लिया है हमने, तो यहाँ पे भी आप कैपिटल टी लेंगे। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन टी, यानी E अपॉन आपका टी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे टी क्या है, आपका आवर्तकाल है। ठीक है, टाइम पीरियड, तो टी बराबर होगा आपका टू पाई आर अपॉन वी के। ठीक है, टी बराबर होगा टू पाई आर अपॉन वी। टू पाई आर क्या है, आपका जो जो आपका इसकी ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है। ठीक है, तो उसका जो पेरीमीटर है, या कितना वो चक्कर काटता है ग्राउंड में, वो कितना है, टू पाई आर। और जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, वी है। तो टी बराबर टू पाई आर अपॉन वी हो। इसे हम वन इक्वेशन मान लेंगे, इसे टू इक्वेशन मान लेंगे, और वन को टू में रखेंगे, लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूटिंग टू इन वन। टू इन वन आपका आ जाएगा आई इक्वल्स टू ई अपॉन टू पाई आर। ठीक है, और v अपॉन v, ये आप लिख सकते हैं आई बराबर ई वी अपॉन टू पाई आर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसे आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो आपका म्यूएल होता है, ये बराबर होता है ए आई के। आई यानी करंट और ए एरिया, तो आपके पास आ जाएगा आई कितना है, ई वी अपॉन टू पाई आर, और एरिया, एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर। यहाँ पे आ जाएगा इनटू पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू एल बराबर ई वी आर अपॉन टू, या आप बोल सकते हैं वन अपॉन टू ई वी आर। यहाँ पे ये आपका इस तरीके से आएगा। ये आपका म्यू एल की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अभी म्यू एल की वैल्यू आई है। ठीक है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है, ये आया है आपका। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जाएगा म्यू एल अपॉन एम एल अपॉन वन अपॉन टू, यहाँ पे होगा वन अपॉन टू। आप क्या करेंगे, एम से मल्टीप्लाई, ई ऊपर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एम वी आर। एम वी आर क्या होता है आपका, ठीक है, ये आपका एल के बराबर होता है। सिंस एम वी आर इक्वल्स टू एल, तो आपके पास आ जाएगा म्यू एल इक्वल्स टू ई एल अपॉन टू एम। अब अगर हम एल की बात करें तो एल बराबर होता है आपके एन एच अपॉन टू पाई के। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे आप म्यू एल इक्वल्स टू ई अपॉन टू एम एन एच अपॉन टू। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो आप नोट करेंगे इसे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये एलसीआर सर्किट है, एलसीआर परिपथ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, चित्र में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ दर्शाया गया है जिसे चित्रानुसार परावर्ती आवृत्ति
परिवर्ती आवृत्ति के स्रोत V से जोड़ा गया। यानी यहाँ पे आपके पास एक LCR सर्किट है, ठीक है, आपका LCR सर्किट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये जो LCR सर्किट है, ये जो LCR सर्किट है, ठीक है, इसको हमने एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स से जोड़ा गया है। यानी एक ऐसे सोर्स से जोड़ा गया है जहाँ पे जो आपकी धारा की जो फ्रीक्वेंसी है वो बार बार चेंज हो रही है। सबसे पहले आपको बताना है स्रोत की वजह वह आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करती है। यानी डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। यानी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसके कारण जो है यहाँ पे इस सर्किट में रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है, अनुनाद उत्पन्न होता है। बी है अनुनाद आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। यानी ऑब्टेन इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और आपको अनुनाद आवृत्ति पर क्या निकालनी है, इम्पीडेंस निकालना है, यानी प्रतिबाधा निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सर्किट देख लेते हैं। सर्किट में आपका LCR है, L का मान है 5.0 हेनरी। C यानी जो आपका संधारित्र है, कैपेसिटर है, इसका है 18 माइक्रोफैरड। और प्रतिरोधक का कितना मान है, 40 ओम, ठीक है। और वोल्टेज यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, R का मान कितना है, 40 ओम। नेक्स्ट क्या बोला गया है, C है 80 माइक्रोफैरड, या आप लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। नेक्स्ट है L 500, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आप इन्हें लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगर सर्किट क्या है, रेजोनेंस में है, ठीक है, रेजोनेंस में है। तो यहाँ पे जो आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा होगी, वो बराबर होगी 1/√LC के। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। √, L का मान कितना है, 5 हेनरी, C का है 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आएगा, इसे आप सॉल्व करें। 1/√, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है, 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है। इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 1000/20, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 आपका रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा ओमेगा की। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आपकी 50 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपका ओमेगा बराबर 1/LC होगा, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है, ये जो कंडीशन है वो रेजोनेंस की कंडीशन है, अनुनाद की कंडीशन। आप वैल्यूज पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में आपको इम्पिडेंस यानी Z की वैल्यू निकालनी है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेटिंग है। तो यहाँ पर भी इसी कंडीशन का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओमेगा बराबर 1/LC आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा L बराबर 1/ωc होगा आपका। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC होगा। ये कब आता है, रेजोनेटिंग की कंडीशन में। तो आपका ओमेगा की वैल्यू आई थी यहाँ पे 1/LC, क्योंकि √, ठीक है। यही चीज का उपयोग वहां पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है रेजोनेंस की, अनुनाद। तो बी पार्ट में जो है, यहाँ पे भी आपका जो है ओमेगा L बराबर हो जाएगा 1/ωc के। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √R² प्लस ओमेगा L या XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब XL की वैल्यू क्या होती है, XL होता है आपका ओमेगा L, XC होता है 1/ωc, इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हुआ है,
ओमेगा एल जो बराबर है ओमेगा 1/ओमेगा सी के, रेजोनेटिंग की कंडीशन है। तो यहाँ पे जो है एक्सएल बराबर होगा एक्सी के, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा z बराबर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, या z इक्वल्स टू आर स्क्वायर का रूट, या z बराबर हो जाएगा r। ठीक है, यानी इस कंडीशन में जो इम्पीडेंस है z जो है वो r के बराबर होगा। अब r का मान कितना है, r का मान है 40 ओम, यानी z का मान भी 40 ओम हो। यहाँ पे आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा z विल बी इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 40 ओम। तो ये आपका 40 ओम यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप नोट करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए। यहाँ प्रत्युक्त प्रत्युत्तर का सामान्य अर्थ है। Derive lens makers formula 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 for the focal length of a thin lens. Here the sign use have the usual meaning. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला निकालना है। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी किया था, जो आपका आखिरी क्वेश्चन था। आपको इसको बिल्कुल वैसे ही करना है, डेरिवेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले को डिराइव करना है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क से करें। ठीक है, इसे आप होमवर्क से करेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको कराया है पिछले वाले प्रश्न पर, तो आपका आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है 2022 का, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ आपने जो ये क्वेश्चन है, जो मैंने आपका होमवर्क से क्वेश्चन दिया है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसे आपको होमवर्क से करके आना है। कोई भी डाउट है जितना आज पढ़ाया गया है उसमें, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं अगले सेशन। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।